लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान किए गए अनपैरेलल एफर्ट्स के बारे में और कैसे उनकी डेथ के अराउंड गढ़ी गई 3 सबसे पॉपुलर थ्योरीज में से एक थ्योरी के अकॉर्डिंग नेताजी को रशियंस ने कैप्चर करके साइबेरिया की जेल में डाल दिया और वहीं उनकी डेथ हो गई। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हमने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही दी। तो आप सभी में से जिसने भी इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है उन सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो डेफिनेटली पहले उस वीडियो को देखें। और हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लेन क्रैश थ्योरी को और क्या गुमनामी बाबा सच में नेताजी थे या फिर वो नेताजी के कोई इम्पोस्टर या फॉलोअर थे, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे गुमनामी बाबा वाली थ्योरी के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लेन क्रैश थ्योरी को जो कि नेताजी की डेथ को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड भी है, और इसी ऑर्डर में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा जिससे कि आपको अपना ओपिनियन बनाने में आसानी हो। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ को लेकर के प्लेन क्रैश के बाद 21st सेंचुरी की सबसे पॉपुलर थ्योरी है गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी से जुड़ी हुई। भगवान जी एक साधु थे जो उत्तर प्रदेश में 1985 को अपनी डेथ होने से पहले 30 से भी ज्यादा सालों तक रहे और नेताजी के कई क्लोज एसोसिएट सहित काफी लोग मानते थे कि वो कोई और नहीं खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। भगवान जी उर्फ गुमनामी बाबा ने खुद को एक छोटे से कमरे तक सीमित कर लिया था और पर्दे के पीछे से ही वो गेस्ट से बात करते थे। सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों को ही उनके कमरे के अंदर जाने की परमिशन थी। 16 सितंबर 1985 को उनकी डेथ हो गई और गुप्तार घाट के पास सरयू नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये संत का नाम डेथ के बाद पॉपुलरिटी में तब आया जब उनके एक करीबी पांडा राम किशोर ने रोते हुए कहा, हम आज यहाँ केवल 13 हैं जो उन्हें उनकी अंतिम यात्रा पर विदा कर रहे हैं, लेकिन ये संख्या 13 लाख होनी चाहिए थी। और उसने ये भी दावा किया कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। गुमनामी बाबा के कॉन्फिडेंस का ये क्लेम था कि उन्होंने उनकी डेथ तक उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करने का एक सीक्रेट वॉव लिया था। दुर्गा प्रसाद पांडे एक लोकल लॉयर ने मुखर्जी कमीशन को बताया कि 1967 में उन्होंने जिस व्यक्ति को पर्दे के पीछे देखा वह वही व्यक्ति था जिसे उन्होंने 1940 में लखनऊ के गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में 2 घंटे लंबी स्पीच देते हुए बहुत करीब से देखा था। उस वक्त पांडे ने सुभाष चंद्र बोस को पहली बार देखा था। गुमनामी बाबा के फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग जब भी गुमनामी बाबा अपने आप का या बॉस का जिक्र करते अपनी बातचीत में वो योर डेड मैन, द वॉकिंग घोस्ट या बस द डेड जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते थे। गुमनामी बाबा का कहना था कि वो बहुत पहले ही जानते थे कि जापान सरेंडर करेगा और उसी के अनुसार उन्होंने अपने डिसअपियर होने की प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। उनके फॉलोअर्स ने जब प्लेन क्रैश के बारे में पूछा तो भगवान जी ने कहा कि उस दिन ऐसा कोई भी क्रैश नहीं हुआ था। दरअसल उस दिन ताइवान के एयरड्रोम से किसी प्लेन ने उड़ान ही नहीं भरी थी। साइगॉन एयरड्रोम पर 2 बॉम्बर थे। पहला एक डमी था जिसे नेताजी और बाकी लोगों को ले जाने के लिए पब्लिसाइज किया गया और गुमनामी बाबा ने अपने भागने के बारे में दावा किया कि असली बॉम्बर जो उन्हें ले जा रहा था वो बाद में एक अननोन डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो गया और क्रैश की खबर से पहले डेड मैन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। गुमनामी बाबा ने आगे कहा कि उन्होंने हबीबुर रहमान को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बाद में क्या करना है और क्या कहना है, और बाबा ने यह भी बताया कि उन्होंने 2 जापानी जनरलों को अपने प्लान के बारे में बताया भी था और उनके भागने के प्लान में एक महत्वपूर्ण भूमिका मित्सुरु टोयामा के जेनेशो ब्लैक ओशन सोसाइटी द्वारा निभाई गई थी और उन्होंने साइबेरिया की कड़ाके की ठंड में सर्वाइव करने का दावा भी किया था। गुमनामी बाबा ने अपने फॉलोअर्स को बताया कि उन्होंने कुछ जर्मन और जापानी सोल्जर्स के साथ मानसरोवर लेक को पार करते हुए हिमालय के माउंटेनियस रीजन्स के रास्ते से भारत में एंटर किया और उन्हीं फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग आईएनए ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स और कई इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल लोग उनको रेगुलरली विजिट करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस थ्योरी को मानने और प्लान करने वाले इस्तेमाल करते हैं वो है उनके सामान में पाए गए लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बोस फैमिली के फोटोग्राफ्स और कई अन्य डॉक्यूमेंट्स और सेकंड वर्ल्ड वॉर के मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स। और यही नहीं, गुमनामी बाबा में नेताजी जैसी ही कुछ आदतें थीं, जैसे कि किसी बुक के पेजेस के मार्जिन पर नोट्स बनाकर रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस को कर्ली ब्रैकेट्स के साथ इनक्लोज करना विद 2 डॉट्स अबव देम। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कर्ट बगेट ने अपने डिटेल्ड रिपोर्ट में यह भी कंक्लूजन निकाला कि भगवान जी की लिखावट
नेताजी के जैसी ही थी। गुमनामी बाबा के फॉलोअर्स की माने तो उन्हें वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी का भी काफी ज्ञान था और उनसे मिलने वाले सभी लोगों को यही लगता था कि वह बोस है। प्रोफेसर अतुल सेन ने भगवान जी से मिलने के बाद हिस्टोरियन आरसी मजूमदार से कहा कि वह बोस से मिले थे और उन्होंने इस मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर भी लिखा था। प्रोफेसर सेन को कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। नेहरू जी ने अपने पहले कही बातों को ही दोहराया कि बोस की मृत्यु 1945 में हो गई थी। उनके फॉलोअर्स का तो यहाँ तक भी कहना था कि आजाद हिंद फौज में खुफिया अधिकारी पवित्र मोहन रॉय और इंदिरा गांधी भी उनसे मिलने आए थे। बाहर आने के सवाल पर गुमनामी बाबा कहते थे कि उनका बाहर आना भारत के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है और इससे अलाइड पावर्स के साथ भारत के रिलेशंस बिगड़ेंगे, जिन पर भारत उस समय पूरी तरह से निर्भर था। ड्यू टू सम अनएक्सप्लेन्ड एंड वियर्ड रीजंस उनका मानना था कि उनका बाहर आना यूनाइटेड नेशंस और बिग पावर्स के खिलाफ इस नई रिपब्लिक को खड़ा करेगा। इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ये दोनों बातें अपने आप में बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं है। गुमनामी बाबा कहते रहे कि रशियन गवर्नमेंट ने उन्हें ट्रांस साइबेरियन वैली के पास एक जमीन दी थी जहां वह डिफरेंट एशियन कंट्रीज की इंपॉर्टेंट फिगर्स के साथ रहते थे। उन्होंने बताया कि वो चाइनीज लीडर माओ जेडोंग और वियतनामी लीडर हो ची मिन के बहुत करीब थे। उन्होंने एडोल्फ हिटलर और माओ जेडान जैसे डिफरेंट लीडर्स की कई पर्सनल आदतों को भी अपने फॉलोअर्स के सामने रिवील किया था। गुमनामी बाबा ने 1971 में बांग्लादेश की फ्रीडम के वॉर में भी इंडियन आर्मी की हेल्प करने का दावा किया था और तिब्बत में चाइनीज अटैक के दौरान भारत में रेफ्यूजी सीख करने में 14 दलाई लामा की मदद करने का भी उनका क्लेम था। गुमनामी बाबा से जुड़ी इन सभी स्टोरीज के बारे में लोगों को पता नहीं था, लेकिन उनके डेथ के 42 डेज बाद एक लोकल न्यूज़पेपर नए लोग ने कहा कि गुमनामी बाबा जिनकी डेथ 16 सितंबर को फैजाबाद में हुई थी वो नेताजी सुभाष थे। गुमनामी बाबा के नेताजी होने की सनसनीखेज खबर से अलर्ट होकर एक और लोकल न्यूज़पेपर जन मोर्चा ने इस मुद्दे पर एक इंक्वायरी की। उन्होंने गुमनामी बाबा के नेताजी होने का कोई सबूत नहीं मिला और इसी दौरान सीनियर रिपोर्टर शीतला सिंह ने नवंबर 1985 में कोलकाता में नेताजी के सहयोगी पवित्र मोहन रॉय से मुलाकात की और रॉय ने कहा कि हम नेताजी की तलाश में शाउलमारी से लेकर कोहिमा और कोहिमा से लेकर पंजाब तक हर साधु और रहस्यमय व्यक्ति से मिलने जाते रहे हैं। इसी तरह हमने बस्ती, फैजाबाद और अयोध्या में भी बाबा जी के दर्शन किए, लेकिन मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग की जांच शिमला में गवर्नमेंट एग्जामिनर और कोलकाता की लीडिंग स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में की गई थी और दोनों ने पाया कि हैंडराइटिंग नेताजी से मैच नहीं होती है। गुमनामी बाबा के दांत भी डीएनए टेस्ट में फेल रहे। इस तरह 2005 में जस्टिस मुखर्जी ने गुमनामी एंगल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। गुमनामी बाबा वाली थ्योरी को लेकर चलने वालों ने 2010 में अदालत का रुख किया और हाई कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को गुमनामी बाबा की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने का निर्देश दिया। अकॉर्डिंगली यूपी गवर्नमेंट ने 28 जून 2016 को जस्टिस विष्णु शाही की चेयरमैनशिप में एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप किया। मुश्किल से 45 लोगों ने इंक्वायरी का जवाब दिया। इंटरव्यूज और क्रॉस एग्जामिनेशन के पूरा होने पर सहायक कमीशन ने कंक्लूड किया कि हाईली पब्लिसाइज्ड और मिस्टीरियस गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। कमीशन ने यह भी कहा कि गुमनामी बाबा की पहचान नहीं हो सकी है, वो व्यक्ति नेताजी का फॉलोअर हो सकता था। यूपी गवर्नमेंट ने फाइंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया और रिपोर्ट को 20 दिसंबर 2019 को असेंबली में रखा गया। लगातार 2 कमीशंस मुखर्जी और सहाय ने डिक्लेयर किया कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे। हालांकि गुमनामी बाबा पहले या एकमात्र साधु नहीं थे जिन्होंने इन क्लेमेंट्स द्वारा नेताजी के रूप में पोर्ट्रे किया गया था, जो मानते थे कि नेताजी की डेथ 1945 में एक प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। 1959 में नॉर्थ वेस्ट बंगाल के कूच बिहार जिले के सोलमारी में एक साधु, शायद जिनके बारे में सबसे पहले नेताजी होने का दावा किया गया था, उनका नाम शरदानंद था, जिन्हें आमतौर पर शाउलमरी साधु के नाम से जाना जाता था। फिर नेताजी की रीअपेयरेंस मध्य प्रदेश के श्योपुर कला जिले के पंडोल गांव में हुई। कहा जाता है कि फ्रीडम स्ट्रगल के दिनों में पंडोला के पास एक गांव में एक प्लेन क्रैश हो गया था। जिंदा बचे लोगों में एक साधु भी था, साधु जिसका नाम ज्योतिर्देव था और वो पास ही की एक नदी के किनारे रहने लगा। वो रेगुलरली सीनियर ऑफिसर से बातें करता था और अक्सर गांव से बाहर जाता रहता था। उनकी डेथ होने पर 21 मई 1977 को पुलिस ने साधु द्वारा छोड़े गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लिया। श्योपुर कला के नागदा गांव के जगन्नाथ प्रसाद ने
4 अन्य गवाहों के साथ मुखर्जी कमीशन के सामने गवाही दी कि ज्योतिर्देव कोई और नहीं बल्कि नेताजी थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक सेल्फ स्टाइल्ड स्पिरिचुअल लीडर बाबा जय गुरुदेव दिखाई दिए, हु क्लेम्ड कि वो फ्रीडम फाइटर नेताजी हैं। उन्होंने अपने चारों ओर स्वाधीन भारत सुभाष सेना नाम से कल्ट डेवलप किया। हालांकि उन्हें 1975 में नेताजी बोस होने का दावा करने के लिए जनता द्वारा बुरी तरह पीटा भी गया था। 2012 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन कल्ट जारी रहा। उन्होंने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के ठहरने के लिए सालों तक मथुरा के जवाहर पार्क में सैकड़ों एकड़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ था। 2 जून 2016 को दैट कल्ट मेड नेशनल हेडलाइंस जब उनके फॉलोअर्स एविक्शन पर पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके रिजल्ट में 29 लोगों की डेथ हो गई। एक और नेताजी सुभाष लालधारी मुटिया थे, जिन्होंने कर्नाटका के हुमनाबाद के पास एक आश्रम बनाया था। मुटिया की 2001 में डेथ हो गई, लेकिन लॉक्ड रखा उनका सामान बाई चांस 2016 में खोला गया, और जो सामान बाहर आया था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम रिलीज की गई आर्मी यूनिफॉर्म, टोपी, जैकेट, जर्मन मेड रिस्ट वॉच, 1932 मॉडल कंपास और दूरबीन, विदेशी करेंसी, मिलिट्री बैज। मुखर्जी कमीशन के सामने एक और नेताजी आए और ये थे सीतापुर के मोनी बाबा। इनके 4 समर्थकों ने क्लेम किया कि वो बाबा के भेष में नेताजी थे। मेरी तरह बहुत से और लोग भी ये सोचते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अकेले ही गांधी जी और पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को चैलेंज देने का साहस किया, कॉन्टिनेंट्स की यात्रा की, आर्मीज को खड़ा करने के लिए एग्जाइल में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को खड़ा किया, अपने वक्त की दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और जिस इंसान ने अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो इतने लंबे समय तक अपने ही देश में कैसे और क्यों छुपा रह सकता है? क्या एक आदमी जो करेज और ब्रेवरी का एक लिविंग एग्जाम्पल था, एक शेर की तरह दहाड़ने वाला एक निडर नेता, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से डर कर छिपकर रह सकता है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या गुमनामी बाबा नेताजी थे या वो सब बाबाओं में नेताजी के सबसे अच्छे इंपोस्टर थे? अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्लेन क्रैश थ्योरी और नेताजी की डेथ को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टैंड के बारे में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का टिल टुडे यही मानना है कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी। जापान पूरी तरह से तबाह हो गया था और अपने हथियार डालने की प्लानिंग बना रहा था, जिसका मतलब था अलाइड कंट्रीज की आर्मी कभी भी सिंगापुर और रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया पर कब्जा कर सकती है। बोस का सोवियत यूनियन में फ्यूचर की तलाश के लिए मंचूरिया जाने का प्लान था, इसलिए 16 तारीख को बोस ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ साइगोन के लिए रवाना होने का फैसला किया। साइगोन एयरपोर्ट पर एक मित्सुबिशी KI-21 हैवी बॉम्बर बोस और उनकी पार्टी का वेट कर रहा था। बोस के अलावा INA ग्रुप में कर्नल हबीबुर रहमान, उनके सेक्रेटरी, SA अय्यर, उनके कैबिनेट के मेंबर, मेजर आबिद हसन, उनके पुराने एसोसिएट जिन्होंने 1943 में जर्मनी से सुमात्रा तक एक खतरनाक सबमरीन जर्नी की थी, और 3 और लोग थे। उन्हें अराइवल पर पता चला कि केवल एक INA यात्री के लिए प्लेन में जगह है। बॉस इससे खुश नहीं थे और जापानी INA संपर्क संगठन हिकारी किकिन के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुबेरो इसोदा ने जल्दी ही दूसरी सीट का इंतजाम कराया और नेताजी ने अपने साथ जाने के लिए हबीबुर रहमान को चुना। दोपहर और 2 बजे के बीच ट्विन इंजन प्लेन ने उड़ान भरी। 3 या 4 का एक क्रू, जापानी आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स का एक ग्रुप, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल शुनामा सिदई, नेताजी और कर्नल रहमान शामिल थे। नेताजी पोर्ट साइड विंग के थोड़ा पीछे बैठे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापानीज ने ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर्स और बाद में इंडियन कमीशन ऑफ इंक्वायरी को कंफर्म किया कि प्लेन वास्तव में डैरेन के लिए चला था। फेलो पैसेंजर जनरल शिडिया को बोस के साथ डैरेन में उतरना था और उनको मंचूरिया में सोवियत कंट्रोल टेरिटरी में बोस के ट्रांसफर के लिए मेन नेगोशिएटर का रोल मिला था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले प्लेन ने फिर से उड़ान भरी ताइपेई, ताइवान के लिए, जो एक शेड्यूल स्टॉप था, और 18 अगस्त 1945 को दोपहर के आसपास वो प्लेन वहां पहुंच गया। 2 घंटे के स्टॉपेज के दौरान प्लेन को रिफ्यूल किया गया और मेन पायलट और ग्राउंड इंजीनियर मेजर कोनो पोर्ट साइड इंजन के बारे में वरीड लग रहे थे, और एक बार जब सभी यात्री सवार हो गए तो इंजन को बार बार ऊपर नीचे थ्रॉट करके टेस्ट किया गया। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ के लिए आगे चला और थोड़ा ऊपर जाते ही अंदर के पैसेंजर्स ने एक तेज आवाज सुनी जो इंजन के बैकफायरिंग के जैसी थी। टरमैक पर मैकेनिकों ने देखा कि विमान से कुछ गिर रहा है। ये पोर्ट साइड इंजन या इसका एक हिस्सा और प्रोपेलर था। विमान राइट की ओर झुका और गिर गया।
मेन पायलट, को पायलट और जनरल शिडिया ऑन द स्पॉट मारे गए। बोस हालांकि होश में थे और फैटली हर्ट नहीं थे, लेकिन वो गैसोलीन से भीगे हुए थे। बोस के पेट्रोल से लथपथ कपड़े तुरंत जल गए थे। रहमान और कुछ बाकी लोगों ने आग को बुझाने में कामयाबी हासिल तो की, लेकिन जब तक बोस का चेहरा और सर बुरी तरह जल गया। बोस और बाकी लोगों को नानमोन मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल के सर्जन इंचार्ज डॉक्टर टेनियोशी योशिमी को लगभग 3 बजे बुला लिया गया था। जब वो अस्पताल पहुंचे और उसके बाद कुछ टाइम के लिए बोस कॉन्शियस थे। डॉक्टर योशिमी ने तुरंत शरीर के कई हिस्सों पर, विशेष रूप से उनकी छाती पर 3rd डिग्री बर्न के सबूत देखे, डाउटिंग वेरी मच कि बोस जिंदा रहेंगे भी या नहीं। इलाज के बावजूद बोस कोमा में चले गए। कुछ घंटे बाद शनिवार 18 अगस्त 1945 को रात 9 से 10 बजे के बीच नेताजी की डेथ हो गई। ऐसा कहा जाता है कि ताइहोकू में उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी एशेज को फिर रनकोजी टेम्पल ले जाया गया, जो आज भी वहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, और आजकल तो वो लोग हर न्यूज़ चैनल और यूट्यूब इंटरव्यू में इतनी ज़्यादा बार इस बात को नकार चुके हैं कि यह थ्योरी सर्टेनली इतनी प्लॉजिबल नहीं लगती है, क्योंकि जापानी गवर्नमेंट द्वारा कोई भी लास्ट फोटो नहीं प्रोवाइड की गई थी और ना ही इतनी जल्दबाजी में और नेताजी की फैमिली को इन्फॉर्म किए बिना अंतिम संस्कार करना नेसेसरी था। ऐसे कई छोटे छोटे सवाल हैं जो नेताजी के नाम पर लोगों के इमोशन से खेलने वाले लोग यूज करते हैं और नई नई थ्योरीज बुनते और गढ़ते हैं। जापान गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन ऑन द कॉज ऑफ डेथ एंड अदर मैटर्स ऑफ लेट सुभाष चंद्र बोस टाइटल वाली एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को 1 सितंबर 2016 को पब्लिक किया था। इट कंक्लूडेड कि बोस की डेथ 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई थी। रिपोर्ट जनवरी 1956 में पूरी हुई और इसे टोक्यो में इंडियन एम्बेसी को सौंप दिया गया, लेकिन इसके क्लासिफाइड होने के कारण 60 से अधिक सालों तक इसे पब्लिक नहीं किया गया। 2015 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने स्टेट आर्काइव से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित सभी सीक्रेट फाइलें रिलीज की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनवरी 2016 में बोस पर 304 फाइलों को पब्लिक करते हुए फाइनल नंबर को 2324 पर ले आया गया। 2 मार्च 2016 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में घोषणा की कि उसके आर्काइव में कोई और क्लासिफाइड फाइल नहीं बची है। इन फाइलों से नाउ वी नो कि 1945 और 74 के बीच 10 इंक्वायरी हुई। ये सभी इंक्वायरी ब्रिटिश आर्मी, जापान में स्थित एलाइड कमांड, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जापान की गवर्नमेंट, भारत सरकार और इंडिविजुअल जर्नलिस्ट और बोस के फॉलोअर्स द्वारा की गई। और जस्टिस मुखर्जी कमेटी, जो नेताजी की डेथ के 50 से भी ज्यादा सालों बाद बनी, इसको छोड़कर सभी ने कंक्लूजन निकाला कि 18 अगस्त 1945 की रात को ताइपे हवाई अड्डे पर एक हवाई जहाज दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद नेताजी की डेथ हो गई। अगर आप लोग चाहते हैं कि जस्टिस मुखर्जी कमीशन की फाइंडिंग्स के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। मैं श्योरली इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और नेताजी की डेथ के बारे में आप किस थ्योरी को सच मानते हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेताजी की डेथ को लेकर के आपके मन में शायद हम थोड़ी क्लैरिटी लाने में कामयाब रहे होंगे। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।